ये तमाम काउंटर्स हैं जिन पर चर्चा करते हैं और आपको पहले ये बताएंगे फटाफट अंदाज में कि क्या कुछ खबर आई है जिसके चलते स्टॉक्स में एक अच्छा मूव है, और साथ ही अब क्या करें ऐसे काउंटर्स में ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। तो आइए सबसे पहले उनका ही स्वागत करते हैं। हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल से। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो अक्षय, आज काफी गिरावट जो है हमने देखी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। कल जिस तरीके के GST अनाउंसमेंट्स आए थे वहां पर भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से मार्केट करेक्ट हुए। आज फिर गिरावट हावी हो रही है। क्या संकेत मिल रहे हैं अक्षय? कहीं ना कहीं 24,700 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है निफ्टी। जी, गुड आफ्टरनून सृष्टि। तो बिल्कुल कल GST के मीट के बाद गैप अप भले हुआ था बाजार पर, गैप गेन्स को होल्ड नहीं कर पाया। ऊपर बिकवाली का प्रेशर 25,000 के स्तर से हमने देखने को मिला है। और अगर आप पूरे सीरीज के रोल ओवर डेटा या पिछले कुछ दिनों का ओवरऑल डेटा एनालिसिस करेंगे तो काफी शॉर्ट जो पोजीशंस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो अभी भी काफी बरकरार है। 24,800, 24,900 ये सब जोन है जहाँ पे काफी शॉर्ट पोजीशंस एक्टिव है बाजार में। तो कोई भी शॉर्ट कवरिंग की रैली अगर आनी है तो 24,900 या 25,000 के ऊपर कम से कम वो पहला पड़ाव रहेगा जिसको क्रॉस करना जरूरी रहेगा। उसके बाद हम कुछ मोमेंटम पिकअप की बात कर सकते हैं। तो फिलहाल एक रेंज बाउंड मार्केट है। 24,500 आपका सपोर्ट जोन है और 24,900 आपका रेंज है। इसी रेंज के दायरे में सीमित होने के संकेत दिख पा रहे हैं अगले हफ्ते तक निफ्टी में। और कुछ भी तेजी आनी है तो बैंक निफ्टी ये लीड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब तक एक लेगार्ड रहा है और बैंक निफ्टी में आपको एक ही लेवल फॉलो करना है, वो है 53,500 जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला सपोर्ट जोन है। बाय चांस ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मंदी ट्रिगर होगी। तब तक बैंक निफ्टी भी 53,500 और 54,500 इस रेंज के दायरे में सीमित रहेगा। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर इन पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। बस जी हाँ, हल्की सी रिकवरी आप बोल सकते हैं निचले स्तरों से आई है, खास तौर से निफ्टी बैंक में, जो कि 250 अंकों से ज़्यादा की भी गिरावट दिखा रहा था। अभी वो अब गिरावट रुक कर लगभग 150 की हो गई है। तो चलिए थोड़ी सी रिकवरी है, देखते हैं कि रिकवरी और बढ़ती है या फिर जो है हम थोड़े से फिजल आउट मोमेंटम्स भी देख सकते हैं। पर चलिए अब एक एक करके आपके सामने जो है वो तमाम काउंटर्स रखेंगे जहां पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। और शुरुआत करेंगे ऑटो स्पेस के दिग्गज M&M से। कल हमने देखा था लगभग 6% का मूव इस कंपनी में आया था, क्योंकि GST के जो अनाउंसमेंट्स थे M&M को सभी सेगमेंट्स में जो है फायदा बताया जा रहा था। ट्रैक्टर्स ले लीजिए, वहाँ पे कट्स हुए हैं। साथ ही पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों में अगर इनके पूरे SUV पोर्टफोलियो को देखेंगे तो 40% से ज़्यादा का जो पोर्टफोलियो है वो इनके 18% टैक्स स्लैब पे आएगा। पर सिर्फ यही नहीं, जो हायर एंड SUVs है जहाँ पर कुल मिलाकर सेस के साथ अगर आप देखें तो 50% पर जो है टैक्स रेट चला जाता था, अब वो कम होकर 40% पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कस्टमर्स को फ़ायदा ही होगा। और साथ ही साथ अगर आप बात करें इनके कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तो वहाँ पर भी टैक्स कट है। तो तमाम फैक्टर्स तो हैं ही, पर आज की जो वजह है वो है इनकी BE की सेल्स, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल। वहाँ पर भी कोई टैक्स में बदलाव नहीं हुआ है और कंपनी का कहना है कि इन्होंने 20,000 गाड़ियाँ बेच दी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मात्र 5 महीनों में। और रिकॉर्ड लेवल्स जो कंपनी ने इस बार दर्ज किए हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन भी है। पर अक्षय, आपका क्या ओपिनियन है M&M पे? क्योंकि देखिए 6% का मूव, आज फिर 2.5% का मूव। ऐसे बाजार में जब बाजार अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्या आपको लगता है कि नियर टर्म तेजी हो चुकी है M&M में, और अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या आपको लगता है कि और भी ऊपर के लेवल्स दिखाएगा? जी, तो M&M का जो प्राइस स्ट्रेंथ है आज के रफ बाजार में, वो ही बहुत कुछ हमें बता रहा है कि इस स्टॉक में अभी तक और तेजी बरकरार है। तो अब देखिए ऑटो स्टॉक्स काफ़ी लाइमलाइट में है। यहाँ पे जैसे आपने खुलासा किया कि M&M सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, तो प्राइजेस खुद ही बता रहा है कि प्राइजेस में जो स्ट्रेंथ ऑल टाइम हाई पे भी, ओवरबॉट लेवल पे भी जिस तरीके का स्ट्रेंथ बन पा रहे थे, और शायद अपसाइड बाकी होगा। अभी यहाँ से एक मोमेंटम वाली रैली है, क्योंकि हमने M&M के मेजर गेन्स गैप अप में देखे 2 दिन पहले, और 3567 के स्तर पे जहाँ पे चल रहा है स्टॉक, तो मेरा मानना है कि शायद 3650 से 3700 ये 2 टारगेट जोन आपके शॉर्ट टर्म के जल्द ही आपको बनते हुए दिखेंगे। तक रिवाइज करके चलना है।
और जिनको खरीदना है तो BTST के तौर पे भी आप खरीदने के लिए सोच सकते हैं। 3650 3700 अप्रॉक्सीमेट टारगेट जोन है, वहां पे एक बार आप मुनाफा बांधने के लिए सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल M&M पे आता हुआ, इसको लेकर फोकस में ये काउंटर ज़रूर है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और तमाम काउंटर्स पर चर्चा करेंगे जहां पर एक्शन है। और जी हाँ, इस लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है वो है इटर्नल, क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। देखिए आज इटर्नल पे मोतीलाल ओसवाल जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं, पर स्विगी यहाँ पर इटर्नल से ज़्यादा तेज़ी हम देख पा रहे हैं। वजह साफ है कि मोतीलाल ओसवाल ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है। उन्होंने अब बाई की रेटिंग तो बरकरार ही रखी है, अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। और जी हाँ, जिस तरीके के GST के अनाउंसमेंट्स आए थे, ऐसा ये भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोग और भी ज़्यादा जो है खाने पीने में डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग्स जो हैं वो बढ़ाएंगे, और उसके चलते हम देख रहे हैं दोनों ही काउंटर्स में आज अच्छी तेज़ी है। बट अक्षय, आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों ही काउंटर्स में? अगर इटर्नल और स्विगी में से कोई एक स्टॉक चूज करना हो तो वो कौन सा होगा और क्या होंगे उसके टारगेट्स? जी, तो सबसे पहले अगर आप इटर्नल की जर्नी देखें तो इटर्नल में काफ़ी बढ़िया मोमेंट हमने गए कुछ ट्रेडिंग सत्र में देखा हुआ है। स्विगी अभी तक जो अगर आप प्राइस पैटर्न को देखें तो 6-7 दिन से वॉल्यूम्स भले तगड़े इसमें आपको दिखने को मिल रहे हैं। अभी तक वो मोमेंटम वाली रैली कैचअप नहीं करा है स्विगी ने। तो अगर दोनों स्टॉक्स में मुझे चॉइस करना हो तो मैं स्विगी को प्रिफर करूंगा ओवर इटर्नल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इटर्नल चल चुका है, उसमें ट्रिपल डाइवर्जेंस एक पैटर्न दिख पा रहा है, जिसका मतलब है कि शायद वो प्रॉफिट बुकिंग का शॉर्ट टर्म में शिकार हो, स्टॉक हल्का सा डाउनसाइड देखने को मिले। पर स्विगी पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ये ब्रेकआउट आपको मिलेगा जब भी स्टॉक 442 का जोन पार कर जाए। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप बन पा रहा है, 440 ब्रेकआउट की स्टॉक तैयारी कर रहा है, और शायद ये ब्रेकआउट होते आपको ये स्टॉक 465 से लेके 470 तक जाते हुए दिखेगा। तो आप स्विगी को चुने शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए और इटर्नल, ये मेरी राय रहेगी। ऑलराइट, तो स्विगी इटर्नल के बजाय आप स्विगी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो इसको लेकर आप ध्यान ज़रूर रखिए। देखिए इटर्नल एक F&O का शेयर है, स्विगी कैश मार्केट का शेयर है, बट साथ ही साथ स्विगी में एक अच्छे मूव्स हैं और मौके भी अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा अक्षय का मानना है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे काउंटर की बात करते हैं, और वो है BSE। क्योंकि देखिए ये हफ्ता हिस्टोरिकल इसलिए भी था क्योंकि पहली बार हमने निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को देखी थी। हालांकि BSE के जो इंडेक्सेस हैं उनकी एक्सपायरी थर्सडे को ही है, और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो दो अलग अलग डेज मिल रहे हैं एक्सपायरी से, ऐसा हो सकता है कि लोग NSE में ज़्यादा ट्रेड करें, BSE की वॉल्यूम्स कम हो जाएं। बट जब पहले हफ्ते के आंकड़े आए तो ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा। कहीं ना कहीं इस शिफ्ट के बावजूद भी मार्केट शेयर में कोई भी चेंज नहीं था। BSE और NSE के जो ऑप्शन प्रीमियम्स टर्नओवर है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुए, वॉल्यूम्स इफेक्ट नहीं हुई, और इसी के चलते जो है BSE के स्टॉक में आप 5% का उछाल भी देख रहे हैं। पर अक्षय, दूसरी बात ये भी है कि स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत करेक्ट हो चुका है। अब देखिए, और एकाएक जो जिस दिन ये BSE मूव्स देता था वो काफ़ी बड़े और शार्प मूव्स होते थे। अब देख लीजिए 7-7, 8-8% के मूव्स जो हैं इसने इंट्राडे में दिखाए हैं। बट कितना भरोसा करें अक्षय ये 5% के मूव पे? जी, तो देखिए BSE में एक जो मंदी का दौर था, मेरे हिसाब से वो फर्स्ट राउंड ऑफ मंदी खत्म हो चुका है। 3000 से हमने ये दौर स्टार्ट होते हुए देखा, और एग्जैक्टली 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट जो करीबन 2100 के आसपास था, उसी स्तर से आप देखिए गए 5 दिन में स्टॉक रिकवर कर गया, और आज आपको स्टॉक में मोमेंटम कैचअप होता हुआ दिख रहा है। और जैसे आपने अभी बताया कि ये वीकली एक्सपायरी का जो चेंज है उससे BSE को ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा है, वॉल्यूम्स उतना ही बन पा रहा है जितना पहले मंगलवार को होता था। बस वही एक ही दिक्कत है कि अगर कोई आपका वीकली से फोर्टनाइटली वाली बात आती है, या कोई F&O में कुछ कर्व्स आते हैं ट्रेडिंग में, वो सब थोड़े से पेन पॉइंट्स अपने वॉल्यूम्स के लिए BSE के लिए हो सकते हैं। पर अभी तक ऐसा कोई भी सुझाव नहीं बना है, उसके चलते ये रिकवरी है। और जिस तरीके का रिकवरी है मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप समय देके चलेंगे तो आप 2600 ही आपका फर्स्ट अपसाइड टारगेट BSE में आप बनता हुआ दिखेगा। तो 2600 का एक ट्रेडिंग टारगेट फिलहाल मुझे बनते हुए दिख रहा है BSE में। 2100 का ट्रेडिंग सपोर्ट है, तो जिनके पास है होल्ड करके चले, जिनको
बाय करना है वो भी बाय कर सकते हैं। 2100 के नीचे स्टॉप लॉस और 2600 का अप्रॉक्सीमेट टारगेट पोटेंशियल इस ट्रेडिंग में आपको बनता हुआ दिखेगा। तो चलिए, ये नज़रिया बीएससी पे जो मंदी का दौर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ऐसा व्यू आता हुआ फिलहाल अक्षय का। पर चलिए अक्षय, इसी के साथ आप अपने स्टॉक्स भी बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र? जी, तो दो स्टॉक्स दोनों मैंने बाइंग की तरफ चुने हैं क्योंकि मेरा मानना है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार है। और पहला स्टॉक का चुनाव है मेरा कोल इंडिया में, जहां पे मेरा मानना है कि स्टॉक पॉसिबली एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। काफ़ी समय से मैं कहूँगा 6-7 महीने हो चुके कि स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है। 400 एक पॉसिबल ब्रेकआउट जोन है जिसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सर्ज बनता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल ये सब टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते मैं एक टारगेट 412 और 425 ये दो टारगेट के पोटेंशियल देख पा रहा हूँ कोल इंडिया में, जिसके लिए आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 382। दूसरा स्टॉक फार्मा मेजर ग्लेनमार्क से है। तो फार्मा में काफ़ी मोमेंटम है। ग्लेनमार्क फार्मा जो आप देखें तो मोमेंटम गए 2 दिन से कैचअप कर रहा है। 1900 के सपोर्ट जोन बनने के कॉन्क्रीट एविडेंस चार्ट्स पे बन पा रहे हैं और अगला जो मोमेंटम दौर रहेगा उसमें आपको एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखेगी, जिसके चलते आपका टारगेट 2150 बनेगा फर्स्ट टारगेट और 2187 बनेगा सेकंड टारगेट। आपको इस ट्रेड में 1967 का स्टॉप लॉस बना के चलना है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया दोनों ही काउंटर्स पे, दोनों पे ही बाय कॉल्स आती हुई फिलहाल अक्षय की। पर चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ढेर सारे और काउंटर्स हम डिस्कस करेंगे अक्षय के साथ, बट इस ब्रेक के बाद। राइट, तो चलिए स्टॉक्स फटाफट के शो में आपका फिर से स्वागत है। मार्केट्स में देखिए एक शानदार रिकवरी निचले स्तरों से, कहीं ना कहीं जो 250 अंकों की गिरावट थी निफ्टी बैंक में वो अरेस्ट होती हुई नजर आई है और सिर्फ 50 अंकों की ही अब फिलहाल गिरावट हम देख पा रहे हैं। तो जैसा कि हम बता भी रहे थे कि रिकवरी दिख रही है, बट कितनी और बढ़ेगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी 50 में भी मात्र 30 अंकों की ही फिलहाल आप गिरावट देख रहे हैं। तो अच्छी तरीके से रिकवर करते हुए बाजार। पर चलिए, ऐसे बाजार में कौन सी होनी चाहिए आपकी ऑप्शन की रणनीति, आइए वो समझते हैं और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ स्नेहा सेठ मौजूद है। स्नेहा, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए आज की रणनीति? तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा काउंटर्स, काफी सारे काउंटर्स थोड़े रिबाउंड कर रहे हैं। उसमें से एक आदित्य बिरला कैपिटल, ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। 20 टेमा के ऊपर ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर अगर आप देखें आज की जो ऑप्शंस एक्टिविटी भी है, तो यहाँ पे हम जो 280 की जो पुट्स है वहाँ पे काफी अच्छी राइटिंग दिख रहे हैं। तो जो पुट राइटर्स 270 के स्ट्राइक्स में थे वो शिफ्ट हो रहे हैं 280 के स्ट्राइक्स में। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो 283 ये जोन एक रेजिस्टेंस है और पॉसिबिलिटी करके कि रेजिस्टेंस जोन सरपास भी हो। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर कॉल ऑप्शंस के थ्रू 290 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। 5.5 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 3.75 का लगाना है। टारगेट 8.5 का रहेगा। एज पर दी टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल जो है 9000 तक का रहेगा। राइट, तो ये भी कैपिटल, यहाँ पर आप ऑप्शन के जरिए जो है ट्रेड ले सकते हैं। हाल फिलहाल बड़े ज़बरदस्त मूव्स जो है एबी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में दिए गए हैं और बहुत सटीक पिक स्नेहा की तरफ से, पर इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, इनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आज की कॉल देने के लिए। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफ&ओ स्पेस में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। तो उसको ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड लें अगर आप इस पे ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए फिर
फिर से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उन तमाम काउंटर्स का जहां पर एक्शन है। और अक्षय, आज ऐसे बाजार में भी आईटी काउंटर्स जो हैं काफ़ी गिरावट दिखा रहे हैं। आईटी पे देखिए कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स ही हैं, हालांकि किसी चीज़ की भी पुष्टि नहीं हुई है कि टैरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे, कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ दिग्गज कंपनीज भी हैं जहां पर जो अर्निंग्स आई हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं। एक यूके की कंपनी है जिसकी अर्निंग से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सामने आई है, जो कि इंडियन कंपनीज की पेयर मानी जाती है, और वहां पर ये वजह बताई जा रही है कि क्लाइंट्स अपनी एआई स्पेंडिंग को रोक रहे हैं। हाल फिलहाल एआई में लेकर कई सारा जोश था, स्पेंडिंग्स हम देखते थे सभी दिग्गज कंपनीज की तरफ से, बट अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा में इम्पैक्ट कर रही है और चेंज हो रही है, उसको लेकर क्लाइंट्स ने अपनी फंडिंग को थोड़ा सा पीछे किया है। बट जी हाँ, आज टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी काउंटर्स में दबाव है। अक्षय, आप कैसे देख रहे हैं आईटी पैक को? क्या यहाँ पर निचले स्तरों पे कोई ट्रेड लेना बनता है? जी देखिए, आईटी आज सुबह से काफ़ी नरम है, सेलिंग प्रेशर हावी है, और उसका एकमात्र कारण है जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स की, जो आपने बात की, टैरिफ लगने की बात है, अभी भी अनवेरिफाइड है, बट बाजार को डर है, और वही डर आपको प्राइसेस में दिख पा रहा है। तो अभी मैंने सभी चार्ट्स को स्कैन किया आईटी में, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्रेजेंस है। मेजॉरिटी स्टॉक्स, मैं कहूँगा 80% ऑफ द स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव जो ट्रेंड है वो अभी तक कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल इनमें कोई भी बाय करने की मैं रणनीति नहीं बनाना चाहूँगा। अगर कोई भी स्टॉक आप आईटी से चुनना चाहे तो डिक्सन टेक एक ही नाम है जहाँ पे आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली इस स्टॉक में हमने कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले एक स्ट्रॉन्ग प्राइस ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बनते हुए देखा था 17,000 के लेवल पे। तो अभी 17,890 का करंट मार्केट प्राइस है, और जो ये सेटअप है उसके टारगेट्स करीबन 19,000 तक बनते हुए दिख रहे हैं। तो आईटी फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्ले ना करें, बाइंग साइड पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दे, और अगर स्टॉक्स चुनना ही आपको इस क्षेत्र में तो डिक्सन टेक मेरा प्रेफर्ड पिक होगा। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल आईटी स्पेस में, पर जी हाँ, ईएमएस स्पेस से फिलहाल डिक्सन टेक अक्षय को पसंद आ रहा है। पर चलिए अब एफएमसीजी स्पेस की बात करते हैं, और आईटीसी ये काउंटर भी आज सुर्खियों में है, क्योंकि एफएमसीजी शेयरों में 5 दिनों की जो तेज़ी है वो थमती हुई नज़र आई है, और जो सिंस गुड टैक्स लगाया गया है 40% में, कहीं ना कहीं आईटीसी उस पर्टिकुलर न्यूज़ को डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अक्षय, 2% की गिरावट, और ये स्टॉक हमेशा 400 रुपये के स्तर को छोड़ता ही नहीं है, या तो 10 रुपये नीचे 10 रुपये ऊपर, इसी रेंज में ज़्यादातर अपना समय बिताता है। स्लो मूवर भी है, बट कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ज पे? फिर से 400 के नीचे क्या फिसलने के लिए तैयार? जी, बाय नेचर आपने सही कहा, आईटीसी एक स्टॉक है जिसको स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है, जिसमें प्राइस वोलेटिलिटी कम होने के लिए माना जाता है, और एक सेफ स्टॉक करके माना जाता है। तो आप देखें तो 6 महीने से स्टॉक 420 इसी रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो एक न्यूट्रल सेटअप है, कोई ट्रेड बनता हुआ मुझे नहीं दिख पा रहा है आईटीसी में। लेवल बेस्ड अगर आप अप्रोच फॉलो करें तो सपोर्ट जोन है 395 का, और रेजिस्टेंस है 420 का। 420 पार करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे इसके एक्सपोनेंशियल 200 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तब तक रेंज बाउंड रहेगा, कोई फ्रेश ट्रेड की रणनीति नहीं सुझाना चाहूँगा मैं आईटीसी में। ऑलराइट, तो रेंज बाउंड ही है, आईटीसी को फिलहाल अवॉइड करके चले, ये नज़रिया आता हुआ अक्षय का। पर अक्षय, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर हमसे आज चर्चा की। मेनी थैंक्स।